स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि किस प्रकार संपन्न होती है। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आप लोगों को पता है क्या होता है। CO2 के 6 मॉलिक्यूल, H2O के 12 मॉलिक्यूल्स, ये दोनों क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल होते हैं। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और वो सनलाइट की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये हेक्सोशर्करा है, कार्बोहाइड्रेट और CO2 गैस है वो इसमें निकलती, ऑक्सीजन गैस है वो उसमें निकलती है बाई प्रोडक्ट के रूप में और H2O मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमने कहा था जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आता है यहाँ जो बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है, हमेशा ध्यान रखना ये ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है, H2O से आती है, ना कि CO2 से। ठीक है। दूसरी चीज़, सबसे पहले ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है तो उसमें फोटोसिंथेसिस को दो भागों में बांटते हैं हम, दो स्टेप में, एक लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में सबसे पहले जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। H2O से यहाँ पे मैग्नीज आयन के प्रेजेंस में क्या होगा, H2O का अपघटन होगा और इससे ATP तथा NADH2 बनते हैं और इनका उपयोग करके ATP और NADH2 इनसे CO2 का अपचयन होता है और ये CO2 का अपचयन होके कार्बोहाइड्रेट बनती है। ये होता है डार्क रिएक्शन में। तो ये है पूरी अपनी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अब हमने कहा है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो स्टेप में, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस को। अब इसमें दिखाया गया है जैसे सनलाइट है तो लाइट रिएक्शन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है लाइट रिएक्शन। और इस लाइट रिएक्शन में अभी हमने कहा क्या बनता है, जल का फोटोलिसिस होकर के क्या बनेगा, एक तो ऑक्सीजन गैस निकलती है और साथ में ही जो साइक्लिक और असाइक्लिक नॉन साइक्लिक रिएक्शन चलती हैं जिसके फलस्वरूप ATP और NADH2 बनते हैं, NADPH2 बनते हैं और ये NADPH2 और ATP का यूज करके डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल, इसी केल्विन साइकिल को हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन चल के CO2 को किसमें, C3 प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम, तो CO2 का अपचयन हो जाता है जिससे क्या बनता है, हेक्सोशर्करा ग्लूकोज। इसके बाद ये यहाँ पे दिखाया फोटोसिंथेसिस की जो साइट है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में दिखाया गया। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हमने पिछले वीडियो में देखी थी, वहाँ कहा था कि एक तो इसमें ये क्या होता है, स्ट्रोमा पीठिका होती है, दूसरा ये जो थाइलेकोइड लेमिलेज मिलके क्या बना रही हैं, यहाँ पे ये ग्रेनम बना रही हैं। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो हमेशा ग्रेना में कंप्लीट होती है, जबकि डार्क रिएक्शन है वो हमेशा स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है। तो यहाँ से लाइट की प्रेजेंस में ग्रेना में लाइट रिएक्शन चलेगी जिससे अभी हमने कहा था ATP और NADH2 बनते हैं और फिर ये स्ट्रोमा में जाकर के इस CO2 का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। C3 प्लांट्स की बात करें तो उनमें कहते हैं केल्विन साइकिल। ऐसे C4 प्लांट्स भी होते हैं, उनमें हैच एंड स्लेक साइकिल चलता है। जो गुद्देदार जो मांसल पौधे होते हैं उनमें कैम चलता है, क्रेसुलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये अलग अलग तरीके हैं CO2 के फिक्सेशन के लिए। यहाँ हम C3 प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो केल्विन साइकिल के थ्रू ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 का फिक्सेशन किस में होगा, या रिडक्शन की बात करें रिडक्शन किस में होगा, ग्लूकोज में। तो ये है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। अब हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंस देखें तो ये लाइट रिएक्शन है, ये डार्क लाइट के लिए हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज है और ये लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब इसको लाइट की आवश्यकता होती है, इसको लाइट की आवश्यकता नहीं होती। ये है वो ग्रेना में कंप्लीट होती है जबकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं इसमें, जबकि इसमें बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं।
इसमें कौन सी होंगी? लाइट में फोटोकेमिकल और इसमें बायोकेमिकल रिएक्शन होंगी। लाइट रिएक्शन में एटीपी एंड NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, जबकि डार्क रिएक्शन में क्योंकि हमने कहा CO2 का क्या होता है? रिडक्शन होता है, फिक्सेशन होता है, तो वहाँ पे ATP और NADPH2 का यूटिलाइजेशन होता है। और लास्ट है यहाँ ऑक्सीडेशन होता है H2O का, और यहाँ पे CO2 का क्या होता है? रिडक्शन। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसमें हम कहते हैं कि H2O का तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और CO2 का क्या होता है? सॉरी, H2O का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और CO2 का क्या होता है? रिडक्शन। इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। तो ये था इन दोनों में डिफरेंस, लाइट और डार्क रिएक्शन में। अब जो लाइट रिएक्शन है उसी का दूसरा नाम ध्यान रखना क्या है? हिल रिएक्शन भी कहते हैं इसको। डार्क रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहते हैं या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। अब इस लाइट रिएक्शन का हम स्टडी करते हैं तो 4 पॉइंट्स में करते हैं। सबसे पहला है लाल पतन या इमर्सन प्रभाव। इसको हम रेड ड्रॉप या इमर्सन इफेक्ट या फिर इमर्सन इफेक्ट का एक दूसरा नाम है फोटोसिंथेटिक इन्हेंसमेंट, मतलब प्रकाश संश्लेषी वृद्धि। तो सबसे पहले ये देखते हैं ये क्या होता है। इमर्सन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बताया कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज का यूज करें तो उन्होंने क्लोरेला शैवाल लेकर के मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज किया, और उन्होंने देखा कि 680 नैनोमीटर से अधिक 680 नैनोमीटर रेड लाइट वाली तरंगदैर्ध्य होती है। तो उन्होंने कहा रेड लाइट से अधिक या 689 नैनोमीटर से उच्च तरंगदैर्ध्य वाली अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज डालें तो फोटोसिंथेसिस की जो दर है वो गिर जाती है, उसमें ह्रास होता है, उसका पतन होता है। इस प्रभाव को उन्होंने कहा लाल पतन या फिर रेड ड्रॉप इफेक्ट। इनके अनुसार क्या हुआ? उनका कहने का मतलब था अगर सिर्फ 680 नैनोमीटर से ऊपर की ही हम लाइट दे रहे हैं तो उसमें फोटोसिंथेसिस की जो रेट थी वो डिक्रीज हो गई। क्योंकि 680 नैनोमीटर से अबाव की बात करिए तो 680 नैनोमीटर है वो रेड कलर की लाइट होती है, इसलिए उन्होंने इसको नाम दे दिया रेड ड्रॉप इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ना। दूसरी चीज है एमर्सन इफेक्ट। तो रेड ड्रॉप की बात करने के बाद एमर्सन इफेक्ट देखें तो एमर्सन ने क्या कहा कि पहले जब 680 नैनोमीटर से ऊपर का सिर्फ 680 नैनोमीटर से ऊपर का ही तरंगदैर्ध्य की लाइट हम दे रहे थे तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट में डिक्रीज हुआ है, लेकिन अगर 680 नैनोमीटर से नीचे की लाइट भी उसके साथ साथ दे दी जाए तो फोटोसिंथेसिस की रेट में इंक्रीज दिखता है, इन्हेंसमेंट उसका हो जाता है। उन्होंने कहा 680 नैनोमीटर से ऊपर और उससे कम वाली तरंगदैर्ध्य दोनों देते हैं तो उन दोनों को अगर अलग अलग हम दें उससे प्राप्त फोटोसिंथेसिस की दर, और अगर उन दोनों को साथ दें तो वो उन अलग अलग दरों से भी ज्यादा हमें एक साथ मिलती है। तो इसे उसने क्या कहा? इमर्सन इफेक्ट। उन्होंने कहा कि अगर भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्यों वाली प्रकाश पुंजों के समकालिक प्रयोग, मतलब साइमल्टेनियस एप्लीकेशन, एक के बाद एक से प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि में सक्रियता को उसने इमर्सन इफेक्ट कहा। क्या बताया उन्होंने? 680 नैनोमीटर से ज़्यादा और कम वाली भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्यों वाली अगर हम लाइट दे रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस की दर में वृद्धि होती है। इसे ही उसने फोटोसिंथेटिक इन्हेंसमेंट या प्रकाश संश्लेषी वृद्धि या फिर इमर्सन इफेक्ट कहा, क्योंकि उन्होंने इसकी खोज की तो उसके रेस्पेक्ट में इमर्सन इफेक्ट बोला जाता है। तो रेड ड्रॉप में तो हम सिर्फ कहेंगे कि 680 नैनोमीटर से अधिक की ही केवल वो
तरंग दैर्ध्य दी जाए तो फोटोसिंथेसिस की दर में कमी आ जाती है। ये तो है रेड ड्रॉप इफेक्ट। और अगर 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की और उससे कम वाली दोनों एक साथ देंगे तो फोटोसिंथेसिस की दर उनको अलग अलग देने पर जो दर प्राप्त होती है उससे भी ज़्यादा प्राप्त होती है, उनके दोनों के योग से भी ज़्यादा प्राप्त होती है। इससे कहते हैं फोटोसिंथेटिक इन्हेंसमेंट या फिर इमर्सन इफेक्ट। अब हम दूसरी बात करेंगे पहला हो गया हमारा कंप्लीट पॉइंट। दूसरा है फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। इन दोनों की बात हम करते हैं। तो पहले हम देखते हैं फोटो सिस्टम क्या होते हैं। तो ये जो पिगमेंट्स हैं उनका जो समूह होता है, उनका ग्रुप होता है, उनको कहते हैं हम फोटो सिस्टम। ये फोटो सिस्टम है वो दो होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहले हम बात करें फोटो सिस्टम फर्स्ट की, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो किससे मिलके बना होता है? क्लोरोफिल ए, मुख्य रूप से उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए, साथ में कुछ मात्रा में क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट किससे बना होता है? क्लोरोफिल ए, मुख्य रूप से कुछ मात्रा में बी और कैरोटीनॉइडों से मिलके बना होता है। और ये जो जिसे फोटो सिस्टम फर्स्ट पीएस फर्स्ट कहते हैं, ये जो पिगमेंट है वो लंबी जो वेवलेंथ होती है उनको अवशोषित करने वाले पिगमेंट से बना होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों में मिलता है। इस फोटो सिस्टम फर्स्ट में का जो सक्रिय भाग है वो विशिष्ट रूप से विन्यासित क्लोरोफिल ए का अणु होता है। और इस फोटो सिस्टम फर्स्ट को P700 भी कहते हैं, क्योंकि हमने अभी कहा कि ये लंबी तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करने वाले पिगमेंट्स का समूह होता है। तो इसमें 680 से ऊपर वाला मतलब 700 के आसपास, इसमें क्लोरोफिल 660, 670, 680 तथा 690 युक्त वर्णक होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं P700, क्योंकि ये लाल तरंग यानी 700 नैनोमीटर पर इसकी अवशोषण धारियां हैं वो प्रकट होती हैं। और ये अवरक्त लाल रंग में भी क्या होता है? सक्रिय होता है। इसमें साइटोक्रोम F और B6 होते हैं। और ये जो लाइट रिएक्शन की हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन बताई, इन दोनों में भाग लेता है। तो ये हुआ फोटो सिस्टम फर्स्ट। उसके बाद बात करें हम फोटो सिस्टम सेकंड की, तो फोटो सिस्टम सेकंड है वो किससे बना होता है? ये मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए से, क्लोरोफिल बी, कुछ कैरोटीनॉइड और उनके अलावा कुछ अन्य पिगमेंट्स भी होते हैं। जैसे हम रेड एल्गी की बात करें तो फाइको, इरिथ्रिन, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो फाइको, साइनिन, या फिर फियोफाइसी के सदस्यों की बात करें तो फ्यूकोजेंथिन। तो ये अन्य भी इसमें पाए जाते हैं। फोटो सिस्टम सेकंड है वो सिर्फ ग्रेना में पाया जाता है, जबकि अभी हमने उसमें कहा था फोटो सिस्टम फर्स्ट ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों में पाया जाता है। ये इसमें भी फोटो सिस्टम फर्स्ट की तरह ही सक्रिय भाग इसका भी क्लोरोफिल ए विशिष्ट रूप से विन्यासित अणु होता है, इससे P680 कहते हैं। जबकि फोटो सिस्टम फर्स्ट को हमने क्या कहा था? P700। फोटो सिस्टम सेकंड में मैग्नीज, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F होते हैं। ये किसमें भाग लेता है? ये नॉन साइक्लिक अचक्रीय जो फॉस्फोरिलीकरण होता है उसमें भाग लेता है। और इसमें वाटर का फोटोलिसिस होता है, जिससे ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है और NADH2 बनता है। तो ये हुआ हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड। और फोटोसिंथेसिस की यूनिट क्या होती है? क्वांटासोम होती है। और प्रत्येक क्वांटासोम में हमने बात की थी 200 से 230 तक क्लोरोफिल के अणु होते हैं, और उनमें से क्लोरोफिल ए है वो विशिष्ट अणु होता है। इस क्लोरोफिल ए को हम ट्रैप सेंटर या रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं।
अब हम बात करते हैं, 2 पॉइंट हमारे हो गए, रेड ड्रॉप या फिर रेड ड्रॉप तथा इमर्सन इफेक्ट, दूसरा फोटो सिस्टम फेज सेकंड पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन किसे कहते हैं? अगर फोटो मतलब लाइट, लाइट की प्रेजेंस में अगर फॉस्फेटीकरण होता है या फिर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन या प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। मतलब प्रकाश, वो रिएक्शन जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्फोरिलीकरण, अगर एडीपी का फॉस्फोरिलीकरण हुआ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ जुड़ के, तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है एडीपी, एक फॉस्फेट और जुड़ा तो ट्राई एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बना, तो फॉस्फोरिलीकरण हुआ ना इसका और एटीपी बना। अगर ये एटीपी है, अर्थात हम कहें फॉस्फोरिलीकरण प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसे प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। इसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक चक्रीय और दूसरी अचक्रीय। 2 भागों में बांट दिया, चक्रीय रिएक्शन और चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण और अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। पहले चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण देखें हम। ये है चक्रीय और अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। यहाँ देखो, ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट, जिसे क्या लिखा है P700। ये क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करके, और इसका जो ट्रैप सेंटर है क्लोरोफिल ए, वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, तो ये किससे बना होता है? क्लोरोफिल ए, कुछ क्लोरोफिल बी, कुछ मात्रा में कैरोटीनॉइड, इससे मिलके बना होता है। अब इनमें से इनका जो क्लोरोफिल ए अणु है, जो ट्रैप सेंटर है, वो एक्साइटेड होके होगा और वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जाकर के फेरेडॉक्सिन को का रिडक्शन कर देते हैं। फिर यहाँ से फेरेडॉक्सिन से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ पे एडीपी का फॉस्फोरिलीकरण होगा, जिससे क्या बनेगा, एटीपी, और ये है वो साइटोक्रोम B6 ग्रहण कर लेता है। ये साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। तो फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 में आया। कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ये फेरेडॉक्सिन से पहले प्लास्टोक्विनोन में जाता है, फिर साइटोक्रोम B6 में आता है, पर ज़्यादातर ये माना जाता है कि ये फेरेडॉक्सिन से सीधा कहाँ आता है, साइटोक्रोम B6 में। साइटोक्रोम B6 से ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F में जाते हैं। इस टाइम फिर से यहाँ एक एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, फॉस्फोरिलीकरण होता है। फिर साइटोक्रोम F से ये कहाँ जाते हैं, प्लास्टोसाइनिन से में, और प्लास्टोसाइनिन से फिर से क्या हो गए, फोटोसिस्टम फर्स्ट में आ गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से, वहाँ से ये वापस कहाँ चले जाते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट में वापस चले जाते हैं। तो ये एक साइकिल बन रहा है, चक्कर बन रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण। क्योंकि ये चक्रीय एक चक्कर चल रहा है, वापस वहीं जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला था, और यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, एक जगह यहाँ हो रहा है चक्रीय में, एक जगह यहाँ। अब ये तो हो गया चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। दूसरा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो नॉन साइक्लिक में क्या होगा, जैसे सबसे पहले क्या होगा कि जो H2O है, पहले कुछ एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेंगे और वो सनलाइट को ग्रहण करके इस H2O का क्या करेंगे, फोटोलाइसिस करेंगे। इसमें मैग्नीज आयन, ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है, मैग्नीज आयन इसमें यहाँ पे प्रयुक्त होता है, और H2O का और क्लोरीन, मैग्नीज के साथ में क्या है, क्लोरीन। ये H2O से क्या बनता है, H+ आयन और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये ऑक्सीजन गैस निकलेगी, और जो कि हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया में निकलती है। तो देखो, हमने कहा था ये ऑक्सीजन गैस है, हमेशा H2O से निकलती है, तो यह यहाँ से H2O से ऑक्सीजन गैस निकली, और ये H+ आयन जो निकले हैं H2O का फोटोलिसिस होने से, ये यहाँ जाके NADPH2 बनाने के काम आएंगे। तो फिलहाल यहाँ से जैसे ही 2H+ आयन निकले तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे,
और ये इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम सेकंड, अभी हमने बात करी थी फोटोसिस्टम सेकंड किससे मिलके बना होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल कुछ मात्रा में क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और कुछ अन्य पिगमेंट, इनसे मिलके बना होता है। और ये फोटोसिस्टम सेकंड से 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन में जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 में, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में, या फिर ATP का फॉर्मेशन होता है, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन में, प्लास्टोसाइनिन से ये फिर से फोटोसिस्टम फर्स्ट में, और फोटोसिस्टम फर्स्ट से फेरोडक्शन में, और फेरोडक्शन से ये FDNADP रिडक्टेज की सहायता से ये यहाँ पहुँच के यहाँ से फिर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और यहाँ जो जल से H+ आयन निकले थे ये मिलके NAD+ को स्थानांतरित करेंगे, और NADP+ है वो किस में चेंज हो जाएगा, NADPH2 में रिडक्शन हो जाएगा इसका। तो लास्ट में अब ये रिएक्शन देखो, जो क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ गया और यहाँ क्या बन रहा है, ये NADPH2 बन रहा है। तो NADPH2 का रिडक्शन हो गया, वापस से इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँचा है, इसका मतलब क्या है, ये नॉन साइक्लिक है, अचक्रीय है। जबकि चक्रीय में हमने देखा था ये वापस वहाँ पहुँच गया था। तो ये तो चक्रीय रिएक्शन है और ये अचक्रीय रिएक्शन है। अब इस अचक्रीय रिएक्शन है नॉन साइक्लिक, इसकी जो शेप, जो पैटर्न जो बन रहा है वो जेड आकृति का बन रहा है, ऐसे जेड शेप में, इसलिए इस रिएक्शन को जेड स्कीम भी कहा जाता है, नॉन साइक्लिक रिएक्शन को, अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण को। अब इस जो फॉस्फोरिलीकरण हुआ है, लाइट रिएक्शन हम कह रहे हैं इसको, इस लाइट रिएक्शन में हमें क्या क्या मिला है, एक तो NADPH2 मिले हैं, एक ATP मिले हैं, और साथ में ऑक्सीजन गैस मिली है। तो ऑक्सीजन तो निकलती है, और जो NADPH2 जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये मिला है, और ATP मिला है। इनका यूज करके हम आगे डार्क रिएक्शन की सहायता से क्या करेंगे, CO2 का फिक्सेशन करेंगे या उसका रिडक्शन करेंगे, और क्या बनेगा उसमें, कार्बोहाइड्रेट बनेगी। तो ये थी लाइट रिएक्शन। अब इन दोनों में क्या दिया है, डिफरेंस दिया है, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटो। नॉन साइक्लिक में हम बात करें तो हमने कहा नॉन साइक्लिक में अभी कहा था P60 भी फोटोसिस्टम सेकंड, और यहाँ P700 फोटोसिस्टम फर्स्ट, दोनों काम में आते हैं, दोनों काम करते हैं। जबकि चक्रीय में सिर्फ क्या था, ये फोटोसिस्टम फर्स्ट काम कर रहा था। इसमें इलेक्ट्रॉन दाता कौन था, कहाँ से प्राप्त हुआ था हमें, अचक्रीय में H2O से, और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन दाता की इसमें आवश्यकता नहीं होती। इसमें जो जल है वो इलेक्ट्रॉन का मुख्य स्रोत है, और इससे अंतिम उत्पाद हमें क्या मिलता है, NADPH2 मिलता है, और यहाँ से निकला हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वापस नहीं आता। जबकि ये क्लोज्ड लूप होता है, इसमें क्लोरोफिल अणु से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता हुआ वापस क्लोरोफिल में आ जाता है। इसमें NADPH2 बनता है, जिसका क्या करते हैं हम, कार्बन एसिमिलेशन में यूज होता है। जबकि इसमें फोटोसिस्टम ये साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में NADPH2 नहीं बनता। इसमें जल का प्रकाश अपघटन होकर O2 निकलती है, इसमें ऐसा नहीं होता, ये हरे प्लांट्स में होता है, जबकि प्लांट और बैक्टीरियाज में होता है। इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन्स का भाव किस प्रकार था, पहले फोटोसिस्टम सेकंड था, फिर प्लास्टोक्विनोन था, साइटोक्रोम B6, फिर साइटोक्रोम F, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर फोटोसिस्टम फर्स्ट, फिर फेरोडोक्सिन, फिर फेरोडोक्सिन रिडक्टेज, और अंत में NADP+। जबकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, फोटोसिस्टम फर्स्ट, वहाँ से इलेक्ट्रॉन फेरोडोक्सिन में जा रहे थे, फेरोडोक्सिन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F से होते हुए प्लास्टोसाइनिन, और लास्ट में वापस से फोटोसिस्टम फर्स्ट में आ रहे थे। इसमें केवल एक ATP कहाँ बनती है, साइटोक्रोम B6 तथा साइटोक्रोम F के बीच में बनती है। इसमें भी साइटोक्रोम B6 तथा F के बीच में बनती है। तो ये था दोनों में डिफरेंस। लास्ट पॉइंट लाइट रिएक्शन में हमने कहा था जल का प्रकाशिक अपघटन। तो जल का प्रकाशिक अपघटन है, उसके लिए हमने कहा कि
अगर लाइट की प्रेजेंस में जल का अपघटन हो रहा है उसे हम कहते हैं जल का प्रकाशिक अपघटन या फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इस क्रिया के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वो सीधे उत्तेजित क्लोरोफिल से प्राप्त नहीं होकर के कुछ एंजाइम जटिलों का फॉर्मेशन होता है और वो बाद में जल के अणु को तोड़ने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार जल का H2O मॉलिक्यूल होता है, मान लीजिए इसके 4 मॉलिक्यूल हैं, तो 4H प्लस आयन प्लस 4OH माइनस आयन बनते हैं। ये H प्लस आयन है वो NADP प्लस के पास जाके NADPH2 एक रिड्यूसिंग एजेंट बनाते हैं और यहाँ पे ध्यान रखना मैग्नीज और क्लोरीन के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो कहाँ फोटोसिस्टम सेकेंड से होते हुए कहाँ जाएंगे, ये देखो यहाँ प्लास्टोक्विनोन के पास आ गई, ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ और ये यहाँ आ गई, ये अचक्रीय और ये चक्रीय रिएक्शन। तो ये थी लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन।